जय हिंद साथियों। मैं आपका मेज़बान भागीरथ बीजेएस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी बीए सेमेस्टर 6 के रिसर्च एप्लीकेशन के यूनिट 1 के बारे में। अब रिसर्च एप्लीकेशन के यूनिट 2 के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें शोध अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आपको यूनिट 1 से 5 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब अकाउंट में, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट 2 में पढ़ेंगे अपने डिजिटल युग में प्रभावी अनुसंधान, सूचना, एआई उपकरण, पुस्तकालय संसाधन और साहित्यिक चोरी क्या है। गूगल एवं यूट्यूब पर प्रभावी जानकारी खोजने की तकनीक। आज की सूचना प्रधान युग में इंटरनेट का ज्ञान सबसे बड़ा और महासागर है, परंतु असीम डेटा के बीच अपनी आवश्यकता की सटीक और प्रामाणिक जानकारी ढूंढना एक कला है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, सर्च स्ट्रेटजी और सामान्य छात्र अक्सर गूगल या यूट्यूब पर सीधे पूरा वाक्य टाइप कर देते हैं, जिससे हजारों भ्रामक परिणाम सामने आते हैं। प्रभावी और वैज्ञानिक ढंग से जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें देखेंगे क्या में देखेंगे उपयुक्त एवं सटीक कुंजी शब्दों का प्रयोग। किसी भी खोज की नींव उसके कीवर्ड्स पर टिकी होती है। विषय से संबंधित अनावश्यक शब्द जैसे व्हाट, इज, हो, टू, दे इन को छोड़कर केवल मुख्य तकनीकी यानी वैचारिक शब्दों का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव खोजने के लिए केवल लिखना एक अधिक सटीक प्रमाण देगा। वाक्यांश की शब्द की खोज जब अपने किसी विशिष्ट परिभाषा, नियम या सटीक वाक्यांश को इंटरनेट पर ढूंढना हो तो उससे उद्धरण चिन्हों के भीतर रखना चाहिए। ऐसा करने से सर्च इंजन केवल उन्हीं पृष्ठों को प्रदर्शित करेगा जिन्हें वे शब्द ठीक और क्रम में मौजूद है। उदाहरण के लिए ऑर्गेनाइजेड क्वेरी लिखने पर केवल वही परिणाम मिलेंगे जो इसे एक्सेप्ट परचेज को सहमति हो। किसी विशेष वेबसाइट के भीतर की खोज। यदि आप प्रमाणिक सरकारी, शैक्षणिक या विशिष्ट वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो साइट पर ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी साइट गोविन लिखने से खोज परिणाम केवल सरकारी डोमेन तक सीमित हो जाएंगे, जिससे विश्वसनीयता के साथ बढ़ जाती है। विभिन्न फिल्टरों का उपयोग। गूगल और यूट्यूब दोनों उन्नत फिल्टर टूल्स एंड फिल्टर होते हैं। इसके माध्यम से प्रकाशन की तिथि जैसे पिछले 1 वर्ष के भीतर, वीडियो की अवधि जैसे 20 मिनट से लंबी सेक्शन की वीडियो, फाइल प्रकार पीडीएफ या डॉक्यूमेंट और भाषा को तय किया जा सकता है। यह तकनीकी विशेष रूप से ताज़ा और शोध पत्र पत्रिकाओं की अकादमिक व्याख्यानों को जोड़ने में मददगार करता है। उसके बाद रिवर्स इमेज सर्च। कई बार हमारे पास की कोई तस्वीर या ग्राफ होता है, लेकिन उसके प्रति स्रोत प्रमाणिकता की जानकारी नहीं होती। गूगल लेंस या रिवर्स इमेज के सर्च के माध्यम से उस चित्र को अपलोड करके वहां पता लगाया जा सकता है कि वह छवि इंटरनेट पर सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई थी, उससे जुड़ी मूल जानकारी क्या है। यह फर्जी खबरों और फोटोशॉप की गई छवियों की पहचान करने की अचूक साधन है। अब रिसर्च एप्लीकेशन यूनिट 2 का टॉपिक 2 पढ़ने जा रहे हैं। विश्वसनीय एवं अविश्वसनीय जानकारी की पहचान कैसे करेंगे। इंटरनेट की खुली दुनिया में हर कोई सामग्री प्रकाशित कर सकता है, जिसके कारण प्रामाणिक ज्ञान और भ्रामक दुष्प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। एक शोधार्थी के रूप में यह अनिवार्य है कि वह किस भी सूचना को आंख मूंद कर स्वीकार करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की गहन परीक्षा करें। जैसे लेखक, प्रकाशन तिथि और स्रोत की विश्वसनीयता क्या है। जानकारी का मूल्यांकन करने का पहला चरण उसके उद्गम स्थल को देखना, लेखक की शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता और उसकी पिछली कृतियां की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा प्रकाशन की तिथि निर्धारित करती है कि जानकारी कितनी उद्यतम है, क्योंकि तकनीकी और सामाजिक विज्ञानों में पुराने आंकड़े भ्रामक होते हैं। ये स्रोतों के डोमेन अकादमिक और सरकारी स्रोतों के लिए भी प्रामाणिकता का संदेश देते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन क्या है। किसी भी महत्वपूर्ण दावे आंकड़े पर पूरी तरह से एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह मांग करता है कि उस दावे का कम से कम 2 स्वतंत्र और प्रतिष्ठित स्रोतों से सत्यापन किया जाना चाहिए। यदि एक बात को 2 अलग अलग निष्पक्ष और प्रमाणिक माध्यमों द्वारा पुष्ट किया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद तथ्य जांच देखेंगे। आज के दौर में डिजिटल और विमर्श में फैलने वाले झूठ और अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए कई पेशेवर तथ्य जांच की संसाधन कार्य कर रहे हैं। ओल्ट न्यूज, बूम लाइव, PIOV, फैक्ट चेक और स्पॉन्स
जैसी वेबसाइट किसी वायरल के दावे, वीडियो का बयान और वैज्ञानिक तार्किकता का पड़ताल करके उसकी सच्चाई के सामने लाती हैं। शोधार्थियों के लिए इन पोर्टलों का उपयोग करना अत्यंत लाभकारी है। यूनिट 2 का टॉपिक 3 पढ़ने जा रहे हैं, विकिपीडिया एवं विश्वकोशीय स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग। विकिपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त ज्ञान कोश है, जिस पर लगभग हर विषय की प्राथमिक जानकारी उपलब्ध है। परंतु अकादमिक और शोध जगत में विकिपीडिया के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा में निर्देश और सीमाएं हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। प्रारंभिक जानकारी और पृष्ठभूमि के लिए उपयोगी। किसी नए विषय, अनजान अवधारणा एवं ऐतिहासिक घटना को पहली बार समझने के लिए विकिपीडिया एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। यह विषय की रूपरेखा, मुख्य शब्दावली और सामान्य इतिहास को सरल भाषा में समझाने की सहायता करता है। संदर्भ स्रोतों का खजाना। विकिपीडिया लेखों के अंत में और बीच में ढेरों पाद टिप्पणियां और संदर्भ दिए होते हैं। एक समझदार शोधार्थी विकिपीडिया के मुख्य पाठ को अंतिम सत्य मानने के बजाय उसके अंत में दिए गए मूल शोध पत्रों, पुस्तकों और आधिकारिक लिंक्स तक पहुंचता है। यानी विकिपीडिया खुद एक स्रोत ने होकर अन्य प्राथमिक स्रोतों तक पहुंचाने का मार्गदर्शक बनाता है। सीमाएं और अंतिम प्रामाणिकता क्या है? क्योंकि विकिपीडिया एक आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया भर में स्वेच्छासेवकों द्वारा संपादित किया जाता है, इसलिए इनमें कोई भी व्यक्ति आंशिक बदलाव कर सकता है। यही कारण है कि इसे किसी शोध प्रबंध या अकादमिक परीक्षा में अंतिम और पूर्णतः प्रमाणिक स्रोतों के रूप में उद्धृत करने से बचा जाना चाहिए। यूनिट 2 का अपने टॉपिक 4 कर रहे हैं, जिसमें दैनिक अध्ययन हेतु कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों का परिचय देखेंगे, जो वर्तमान में बहुत ही तकनीकी रूप में कार्य कर रहा है। आधुनिक तकनीकी क्रांति ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रवेश करा दिया है। चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनी जैसे अत्याधुनिक भाषा मॉडल आज के विद्यार्थी और शोधार्थियों के दैनिक अध्ययन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। एआई उपकरणों का सकारात्मक उपयोग क्या है? बेहतर प्रश्न पूछना। कठिन वैचारिक गुत्थियों को सरल भाषा में समझाने के लिए एआई से उचित प्रॉम्प्ट के जरिए संवाद किया जा सकता है। अध्ययन और सारांश तैयार करना। बड़े बड़े शोध पत्रों, लंबे लेखों या अध्ययनों की मुख्य बातों को कुछ ही सेकंड में संक्षिप्त सारांश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की पुनरावृत्ति क्या है? परीक्षा के समय महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्रारूप तैयार करने, मुख्य बिंदुओं की सूची बनाने और क्विज के अभ्यास के रूप में सहायता ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएं और सत्यापित की अनिवार्यता क्या रहेगी? यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि एआई उपकरण सर्वज्ञानी नहीं है, न ही वे मानव की विवेक का विकल्प है। कई बार एआई ऐसे तथ्य या संदर्भ गढ़ देता है जो वास्तविक दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। इसलिए एआई द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर, आंकड़े और संदर्भ प्रामाणिकता की जांच मूल पुस्तकों और आधिकारिक वेबसाइट से करना अनिवार्य है। एआई को मार्गदर्शक माना चाहिए, अंतिम प्राधिकारी नहीं। यूनिट 2 रिसर्च एप्लीकेशन वीए का टॉपिक 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय एवं ई संसाधनों का उपयोग पढ़ेंगे। परंपरागत रूप से पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर माने जाते रहे हैं, परंतु आज के डिजिटल क्रांति के साथ उनका स्वरूप बदल चुका है। छात्र भौतिक पुस्तकों के साथ साथ अत्यंत समृद्ध और ई संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ई पुस्तकालय कैटालॉग के माध्यम से पुस्तकों का पता लगाना। विश्वविद्यालय के पुस्तकों में ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग प्रणाली होती है, जिसकी सहायता से छात्र घर बैठे या पुस्तकालय के कंप्यूटर से यह जान सकते हैं कि अमुक पुस्तक पुस्तकालय के किस रैंक और शेल्फ पर उपलब्ध है। एनलिस्ट या डेलनेट और ई पुस्तकें क्या है? भारत सरकार के उच्च शिक्षा अभियान के तहत विश्वविद्यालयों में एनलिस्ट, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इन्फ्लुएंसर और सर्कली कॉन्टेक्ट और डेलनेट जैसे संघों की मुफ्त या रियायती सदस्य मिलती है। इसके माध्यम से लाखों ई पुस्तकें यानी ई बुक्स अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और डेटाबेस के एक क्लिक पर उपलब्ध होते हैं। उसके बाद है मुक्त अभिगम या शोध पत्रिकाएं क्या है? DOAJ, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नलिज्म जैसे मंचों के माध्यम से बिना किसी शुल्क के दुनिया भर के उच्च कोटि के शोध पत्र पढ़े डाउनलोड किए जा सकते हैं, जो अकादमिक गुणवत्ता और सुदृढ़ कराते हैं। उसके बाद रिसर्च एप्लीकेशन यूनिट 2 का टॉपिक 6 पढ़ने जा रहे हैं, साहित्यिक चोरी को समझना, उससे बचना। अकादमिक जगत की बौद्धिक ईमानदारी जैसे सबसे बड़ा मूल्य है।
यह किसी भी व्यक्ति के विचारों, शब्दों, डेटा या रचना के बिना उचित स्वीकृति को अपने नाम से प्रस्तुत करता है। साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म कहलाता है, जो एक गंभीर अपराध और अनैतिक आचरण है। कॉपी पेस्ट क्यों अनुचित है? इंटरनेट के किसी सामग्री को ज्यों की त्यों कॉपी करके अपने असाइनमेंट या रिपोर्ट में चिपका देना, कॉपी पेस्ट न केवल मौलिक सोच को मारता है, बल्कि यह मूल लेखक के बौद्धिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। इसे छात्र की अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास भी रुक जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे अपने शब्दों में विचार प्रस्तुत करने का महत्व क्या है। किसी अन्य लेखक के विचारों को पढ़कर उन्हें अपने मौलिक शब्दों में तार्किक रूप में प्रस्तुत करना पैराफ्रेजिंग कहलाता है। ऐसा करने से विषय पर पकड़ मजबूत होती है और भाषा में मौलिकता आती है। इसके साथ ही एक मूल लेखक की विविधता उद्धृत करना भी उतना ही आवश्यक है। पैराफ्रेजिंग उपकरणों का एक नैतिक और जिम्मेदार उपयोग क्या है? आज बाजार में कई सॉफ्टवेयर एआई उपकरण जैसे क्विल बोट आदि उपलब्ध है, जो वाक्यों के स्वतः बदल देते हैं, परंतु उनका उपयोग आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। इनका उद्देश्य भाषा को सुधारना होना चाहिए, न कि साहित्यिक चोरी को छुपाने का शॉर्टकट ढूंढना। नैतिक रूप से हर विचार के मूल स्रोतों का आभार व्यक्त करना ही सच्ची शोध संस्कृति है। उसके बाद रिसर्च एप्लीकेशन बीए सेमेस्टर 6 का यूनिट 2 और 7वां टॉपिक पढ़ेंगे, व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी का मुख्य व्यवस्थित प्रबंधन। एक आधुनिक विद्यार्थी और शोधार्थी के जीवन में डिजिटल दस्तावेजों की भरमार होती है। कॉलेज के असाइनमेंट, ई बुक्स, पीडीएफ नोट्स, स्कैन किए गए प्रमाण पत्र, अनुसंधान आंकड़े बिखरे हुए हो तो समय पर भारी परेशानी होती है। क्लाउड स्टोरेज का उपयोग क्या है? अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को केवल लोकल कंप्यूटर या मोबाइल में रखने के बजाय गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जैसे सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज पर लिंक करना चाहिए। इससे डेटा के हार्डवेयर खराब होने पर भी सुरक्षित रहने की गारंटी मिलती है। किसी भी डिवाइस से कहीं से भी एक्सेस संभव होता है। फोल्डरों की तार्किकता और संरचना और नामकरण क्या है? डिजिटल फाइलों में सहेजने के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए मुख्य फोल्डर रिसर्च यूनिट 2, उसके भीतर उप फोल्डर यानी नोट्स, असाइनमेंट्स, रेफरेंस। इसी प्रकार फाइलों का नामकरण व्यवस्थित होना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी नोट्स 2026 पीडीएफ, ताकि खोजबीन में समय नष्ट न हो। इसके साथ ही हमारी क्लास रिसर्च एप्लीकेशन बीए सेमेस्टर 6 की यूनिट 2 कंप्लीट होता है। आगे की यूनिट्स भी आपको इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारी इस बीए की प्रिपरेशन में हमेशा बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।